राष्ट्र प्रेमियों, आज हम आपको एक ऐसे राष्ट्र प्रेमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे 2 बार काला पानी की सज़ा हुई और उनके साथ साथ उनके और साथियों के नाम भी हैं, आपको मिलेंगे। जैसे सरदार जगत सिंह, इनके अलावा विष्णु गणेश पिंगले जो सिएटल यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न से इंजीनियरिंग पास थे, और इन लोगों ने लाहौर गदर पार्टी के मेंबर थे। ये करतार सिंह सरावा, इन लोगों ने लाहौर कैंटोनमेंट में विद्रोह के लिए उकसाया था, तो फिर उनकी सजाएं हुई। मैंने उस पर एक कुछ कहानी लिखी है और उस कहानी में देखें आप, हो सकता है कि आपके आसपास के परिकर लोगों के भी जो उनके साथ रहे उनका भी इसमें नाम है, जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए अपनी जान दी। मैं थोड़े आपके कुछ मिनट चाहता हूँ उन कहानियों को सुनने के लिए। सब लोगों के जो जेल जिनके नाम आ रहे हैं उनकी सबकी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं, तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। वैसे ही हम कौन शहंशाह थे, इस गरीब और गुलाम मुल्क में कब किसकी जात और जायदाद चली जाए कौन जानता है। सरदार जगत सिंह उर्फ गंगा सिंह ने भी हंसते हुए कहा, एक बात तो है भाई साहब, ये ब्रिटिश हुकूमत जो है बहुत न्यायशील, तभी तो इसने सन्यालदा, सरदार जी और मेरी जो भी संपत्ति थी उसे लूट लिया और हम सबको मृत्यु के लिए बिना माया मोह के छोड़ कर दिया है। करतार सिंह सरावा ने पुलकित होते हुए कहा। सचिंद्रनाथ साल्याल ने उन तीनों की ओर देखते हुए कहा, ये अंग्रेज़ी हुकूमत हमें हमारी मिट्टी के घरौंदों से बेदखल करके सुखी हो रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि देशभक्ति का हमारा खजाना उसकी इन हरकतों से बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। दोस्तों, मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं तुम लोगों से बिछुड़ रहा हूँ। मुझे काला पानी का आदेश आ गया है। दुखी और सान्याल निढाल हो गया। थोड़ा रुककर वो विष्णु गणेश पिंगले से बोले, दोस्त, वैसे तो सबका जीवन अपने अपने दायरे में महत्वपूर्ण होता है, परंतु तुम तो हमारे हिंदुस्तान की शान हो। यदि हम स्वतंत्र होते तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी की क्षमता से हम प्रगति करते। ये क्या कम है कि सिएटल विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी के इंजीनियर बनके तुमने हिंदुस्तानियों के इल्म की साख छोड़ी है। संपूर्ण विश्व में भारतीयों के मस्तिष्क का लोहा माना जाता है और तुम उसके जीते जागते उदाहरण हो। सरदार जगत सिंह, सोहनलाल पाठक, करतार सिंह सरावा आदि ने भारतीय फौजों को जगाने का जो अभिनव कार्य किया है उसकी तारीफ तो इतिहास रचेगा। लाहौर छावनी से हम सब मिलकर जो कार्य कर रहे थे, यदि वह कार्य सफल हो जाता तो निश्चय ही हम अंग्रेज़ों के चक्के छुड़ा देते, परंतु न जाने विधाता तो को क्या मंजूर है। करतार सिंह सरावा ने पिंगले से सटकर बैठते हुए कहा, आप भी पाजी कैसी बातें कर रहे हैं। ये क्या कम है कि हम इतिहास में अमरता को धारे हुए समा रहे हैं। देशभक्ति के स्तर पर हमारा आपका सबका परिचय हुआ, ये क्या कम है। सान्यालदा, कैसी भीषण रात थी जब आपसे हमारी मुलाकात बनारस में हुई थी। उफनती हुई गंगा को पार करके रामनगर की ओर आप क्रांतिकारियों से मिलने आए थे। आपके साथ थे लाहिड़ी, क्या कमाल का साहस था उनमें। ज़रा उनके बारे में भी पाजी को बताइए ना। आप थे कि अंधेरी रात में पृथ्वी का चंद्रमा बने दमक रहे थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने कुछ उत्साह का संचार हुआ था करते वो बोले, अरे वो तो सुशील चंद्र लाहिड़ी था। वो दूसरा देश प्रेम में पागल नौजवान था मनिंद्रनाथ बनर्जी, वो तो दिए की लौ था। लेकिन भैया करतार सिंह, तुम भी किसी से कम थोड़े ही हो। गदर पार्टी में तुमने अपना नाम और काम बेतहासा किया है। सैन फ्रांसिस्को, रंगून, मलाया, बगदाद, आगरा, कानपुर, कलकत्ता आदि शहरों में घूम घूम कर भारतीयों व इंडियन फौजों को जगाने का तुमने जो काम किया है उससे गदर पार्टी का नाम सार्थक हुआ है। अंत में लाहौर छावनी में हम सब पकड़ लिए गए। खैर, इतिहास ने हमें रचा तो हमने इतिहास को रचा। हम इस सौभाग्य पर इतरा सकते हैं। करतार सिंह ने सन्याल को रोकते हुए कहा, देखो, लाहौर सैन्य षड्यंत्र केस में हमारे साथी जगत सिंह का योगदान सर्वोपरि है। क्या मर्दानगी थी उस दिन जब ब्रिगेडियर की वेशभूषा में इन्होंने देश के फौजियों को लाहौर की परेड ग्राउंड पर ललकारते हुए कहा था, अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया ये युद्ध हमें हमारी आज़ादी से अलग करने का षड्यंत्र है। प्रथम विश्व युद्ध हमें हमारी आज़ादी से अलग करने का षड्यंत्र है। फौजी कितने उद्वेलित हुए थे उस दिन। बानक भी कितना सुंदर बना था। सन्याल बोले, भैया करतार, मैं भी सरदार जी को बिल्कुल ब्रिगेडियर समझने लगा था। अंग्रेज़ घबरा गए थे, नाटक प्रभावी रहा था, लेकिन हमारे फौजी भाइयों ने अभी तक हमारे कथन को आत्मसात नहीं किया है, अन्यथा वह सब कुछ नहीं हो पाता जो हुआ। करतार सिंह ने पूछा, तो कब जा रहे हैं आप काला पानी? आपकी यात्रा स्मरणीय हो ऐसी कामना है।
इस बीच सचिंद्र नाथ सान्याल काला पानी की सजा काटने अंडमान चले गए थे। सरदार जगत सिंह और करतार सिंह सरावा को 6 अन्य फौजियों के साथ 16 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गई थी। इसके दूसरे दिन ही विष्णु गणेश पिंगले को भी फांसी दे दी गई थी। व्यथित हृदय से रास ने यह समाचार सहा था। इधर सचिंद्र सान्याल अंडमान की सेल्युलर जेल में कैदियों के प्रति होने वाले अमानवीय व्यवहार से क्षुब्ध थे। कुछ कैदी तो लगातार यातना सहने के कारण पागल हो गए थे, तो कुछ बीमार हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्राय प्रत्येक देशभक्त कैदी किसी आकस्मिक संदेश या क्षमा की प्रतीक्षा करते थे जब वे मुख्य भूमि को लौट सकें। मुख्य भूमि से आने वाले अखबार ही इस जेल के कैदियों की मुख्य भूमि से जुड़े रहते थे। ऐसे में एक दिन सान्याल ने अखबार में पढ़ा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी सुशील चंद्र लाहिड़ी को विनायक राव कापले की हत्या में मृत्युदंड। आगे लिखा था, विनायक राव कापले पहले रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य था। वह सरकार से मिल गया था, अतः उसकी गद्दारी का मजा चखाने के लिए सुशील चंद्र लाहिड़ी ने उसका वध किया था। एक दिन काला पानी की जेल। एक दिन कलकत्ता से एक उदार अंग्रेज अफसर अंडमान की जेल का मुआयना करने आया था। जेल के अंदर व्याप्त गंदगी और अव्यवस्था से अंग्रेज अधिकारी हैरत में पड़ गया। वो बैठा बैठा सोच रहा था कि कैसे इस जेल को दुरुस्त किया जाए। इस बीच सान्याल उसके पास पहुंचे और बोले, सर, आप क्या इंस्पेक्शन के वास्ते यहाँ आए हैं? हम समझते हैं कि आपकी आंखों ने वो सब कुछ देखा है जो हम भोग रहे हैं। यदि कुछ नहीं देखा है तो ये पेपर्स पढ़िएगा। अंग्रेजी हुकूमत के बहसीपन का चिट्ठा है ये। इसमें वर्णित तथ्य आप ऊपर लंदन तक पहुँचाएँ तो आपकी कृपा होगी। अंग्रेज अफसर ने सान्याल से वे कागज ले लिए थे। सान्याल की इस विवरणिका के आधार पर बाद में कलकत्ता से जब लेख छपे तो अंग्रेजी शासन को अंडमान के जेल में हो रही दुर्दशा का ज्ञान हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में मिली सफलता और हिंदुस्तानी सैनिकों द्वारा की गई वीरता से प्रेरित हो अंग्रेजी संसद ने एक शाही समाधान की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत सचिंद्र सान्याल 5 साल की सजा काटने के बाद रिहा हो गए थे। बनारस में आ गए हैं। एक बार उनकी मुलाकात मदन मोहन मालवीय जी से हुई। सचिंद्र ने कहा, चाचा जी, मेरा जीवन और राष्ट्र मुक्ति आंदोलन कुछ इस तरह घुल मिल गए हैं कि मैं कुछ और सोच ही नहीं सकता। अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। आप क्रांतिकारियों के बलिदान से साधारण जन जब अभी तक जागृत नहीं हुआ है, जिस दिन साधारण जन जाग जाएगा, अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। मालवीय जी ने सन्यास की पीठ थपथपाते हुए कहा, देखो, ये रास्ता अत्यंत कंटकपूर्ण है। मैं तो तुम्हारा प्रशंसक हूँ। तुम्हारे अन्य मित्र राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, मनोज कुमार बनर्जी आदि भी मिलते रहते हैं। अपना ख्याल अवश्य रखना। देश की आज़ादी में क्रांतिकारियों का योगदान देश कभी भूला नहीं सकता। अभी गांधी जी भी जनसाधारण को नहीं जगा पाए हैं। मैं तुम्हारी बात गांधी जी के सम्मुख रखूँगा। तुम्हें पता है कि गांधी जी तुम लोगों की हिंसा की प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारे साहस, पवित्र भावना और उत्कटता के वे घनघोर प्रशंसक हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल ने प्रसन्न होते हुए कहा, गांधी जी हमारे आदर्श हैं। उन्हें हम लोगों द्वारा की जा रही हिंसा नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। हम उनकी तरह सहनशील और विवेकवान भी तो नहीं हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि हम क्रांतिकारी भी उनको अति आदर से देखते हैं। आगे आने वाली पीढ़ियां समस्त विश्व में गांधी को समझने का प्रयास करेंगी और गांधी को आदर्श मानेंगी। अब मैं एक अनुशीलन समिति का गठन कर रहा हूं, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। मालवीय जी ने पुलकित होते हुए कहा, हाँ अवश्य, कभी अनुशीलन समिति के सदस्यों से हमें भी मिलने का अवसर देना। पिछले 17 सालों में क्या नहीं हुआ। क्रांतिकारियों के लिए पिस्तौल, गोली, कारतूस, हथगोले आदि मंगाकर बांटने का कार्यक्रम अनुशीलन समिति और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा चल रहा था। अकस्मात 27 फरवरी सन 25 को वे गिरफ्तार हो गए। जब वे जेल में ही थे तभी उन पर काकोरी ट्रेन डकैती का केस लाद दिया गया और वे दूसरी बार काला पानी युद्ध अंडमान भेज दिए गए। इस बार अंडमान में रहते हुए उन्हें 13 साल हो गए थे। इस बीच राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में मृत्युदंड दे दिया गया था। मृत्युदंड की सूचना वज्रपात बनकर सचिंद्र पर गिरी थी। कई दिनों तक उपवास किया था उन्होंने। इस दौरान एटा के महावीर सिंह जेल में व्रत कर रहे थे, जिनकी जबरदस्ती नाक से दूध पिलाने के कारण मृत्यु हो गई थी। एक दिन अखबार में पढ़ने को मिला कि काकोरी केस की विवेचना कर रहे पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र बनर्जी की हत्या उनके भांजे मनिंद्र नाथ बनर्जी ने कर दी है। सान्याल को गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का स्मरण हो रहा था। मनिंद्र नाथ बनर्जी को भी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल को लगा कि बनारस जैसे सुरखरू हो गया है। अकस्मात सान्याल को अपने एक अन्य प्रिय साथी महेंद्र नाथ राय का स्मरण होया, जिसे देवली कैंप में मृत्युदंड दिया गया था।
अंडमान की जेल से रिहा होकर सचिन नाथ सान्याल ने देश की राजनीति में पुनः हिस्सा लेना शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों से मिलकर सान्याल ने जापानियों से सहायता लेने का प्रस्ताव किया। इसी संबंध में एक दिन जापानी अधिकारियों से वार्ता करके लौटते समय मणिपुर और बर्मा की सीमा पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें राजस्थान के देवली कैंप में भेज दिया गया, जहाँ सन 30 में महेंद्र नाथ राय को फांसी दे दी गई थी। कुछ दिनों बाद देवली कैंप में भी वे रिहा हो गए। देवली कैंप से रिहा हुए उन्हें 3 महीना ही बीता था कि सचिन नाथ सान्याल पुनः गिरफ्तार हो गए और गोरखपुर जेल भेज दिए गए। गोरखपुर में सान्याल को वाराणसी से मिलने आए तेज सिंह ने बताया, दादा, हिंगूतगढ़ के हीरा सिंह दानापुर के थाना पर चढ़ाई करने में शहीद हुए हैं। मैनपुरी के पुत्तू सिंह चौहान अब वाराणसी में नहीं है, पुलिस उनके पीछे पड़ी है। सचिन सान्याल को क्षय रोग प्रबल हो गया था। हीरा सिंह की मृत्यु का समाचार उन्हें कंपित कर गया था। उन्हें खांसी आई तो खून उनके मुख से निकलने लगा। जेल का डॉक्टर आया और देखकर बोला, सान्याल बाबू, देखो अपना स्वास्थ्य संभालो, दवाइयाँ लिया करो, इस तरह सत्याग्रह से काम नहीं चलेगा, आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अब क्या स्वास्थ्य संभालना, अंग्रेजी सरकार लड़खड़ाने लगी है। 42 की साल अंग्रेज़ों के खाते में हार की साल है। इस सरकार ने पगला कर असंख्य भारतीयों का वध किया है। यह इस सरकार की कमजोरी का प्रदर्शन है। अपनी सरकार से कहो कि वो अपना इलाज कराए। उसका इलाज है भारत छोड़ना। अब तो नए साल की शुरुआत है, अब मुझे कोई दुख नहीं है। इससे अच्छा और क्या होगा कि आज मैं यहाँ आ गया हूँ जहाँ कभी हमारे प्रिय साथी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अब तो मैं वहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ जहाँ हमारे कई साथी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कहते कहते सचिंद्र खांसने लगे। खांसते खांसते सदैव के लिए अचेत हो गए। ये उनकी मृत्यु 1943 में गोरखपुर में हुई, जनवरी में। बंधुओं, ये हमारे राष्ट्र के बलिदानी जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व सौंप दिया, इसलिए कि किसी दिन हिंदुस्तान आज़ाद होगा और हमारी अपनी सरकार होगी। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके साथ ही इनके अनेक साथियों के नाम आपको मालूम पड़े। मैंने एक कहानी किताब लिखी है, बलिदान गाथा, उसमें इन सब लोगों की कहानियाँ हैं और भी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा जो अपरिचित शहीद हैं उनके बारे में। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी।